Our next lecture is my students are not allowing me to introduce the next speaker. Okay, so our next speaker for today is, it gives me immense pleasure to announce his name as I feel very lucky to introduce him here for the first time. So it's none other than Dr. Ajit Kumar Singh. Mahavir crowd, sir is here, you all can cheer up later on. So before I invite sir, just a brief introduction about sir. Sir is a personality about whom I didn't ask for CV because I know him personally since more तालियां than a बजती year. रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए. तालियां कंटिन्यू. इंट्रोडक्शन दूं या सर लेक्चर स्टार्ट कर दे डायरेक्टली? तालियों में कोई कमी नहीं है. कंटिन्यू तालियां बजती रहनी चाहिए. आप सबका स्वागत. So, giving brief introduction about sir. Sir have completed his UG from. अभी वो कर देगा ना. I guess I should allow him to continue with his lecture without introduction. So sir has completed his UG from SKD College, Muzaffarnagar. After completing his UG, he have served humanity by running his own setup for more than 2 years, 2 or 3 years. After that, sir pursued PG from Rishikul Ayurvedic Medical College, Haridwar. And since then, sir joined Mahavir Ayurvedic College as assistant professor in the Department of Kai Chikitsa. And I would just make a correction. Sir was assistant professor in Kai Chikitsa in Mahavir. Recently, sir is selected as Ayurveda specialist in defense services at Pune. And no doubt, sir got no less knowledge as I have been acquainted by knowledge by being under him for 1.5 years. And one more thing, sir will be really missed by the entire institute, by the entire department, and especially the students out there. So, looking at the excitement of the student, I would not waste much of the time. And now I would like to invite Dr. Ajit Singh on the stage. He's already on stage. So over to you, sir. थैंक यू सो मच मैम, और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और ये जो इतना अच्छा क्राउड है जिसने मुझे मतलब ये सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सबका. और इतने बड़े बड़े वैद्य हैं मेरे सामने. अब मैं तो अभी जस्ट शुरुआत की है, अब पता नहीं कुछ बोल पाऊँगा या नहीं कि. तो एक्चुअली मैं अभी स्टार्ट किया है, छोटा सा ही वैद्य हूँ. अभी पता नहीं वैद्य लगाना चाहिए या नहीं चाहिए. तो जैसे दर्द होता, दर्द, मैं दर्द पे काम करता हूँ. कमर का दर्द हो, गले मतलब पीठ का दर्द हो, इन पे बस अभी जो है दिल के दर्द पे नहीं आ पाया हूँ. बस उसके लिए हमारे साथ में जो है अनुज सर हैं. अगर किसी को दिल की दर्द की दिक्कत हो तो आप उनसे पर्सनली मिल सकते हैं, वो अच्छा इलाज करते हैं. और कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो हम लोगों ने बना रखे हैं कि दिल जो है ऐसा होता है, ऐसा होता ही नहीं है कि नहीं. एनाटॉमिकली जैसा होता है वो हम लोग पढ़ते हैं, और वो कहते हैं ना कि जो है आप हमारे दिल में रहते हैं, उसमें 4.4 सेकंड से ज़्यादा कुछ नहीं रुकता ब्लड में, वही बेचारा बाहर चला जाता है. ऐसा है. तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, है ना. और जो है आजकल के जो बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि भाई हमें पढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो बेचारे अभी थोड़ा सा भटके हुए हैं, कहीं और किसी और काम में लगे हुए हैं, किसी और काम में लगे हुए हैं कि. तो वो जो है हमें लगता है, जो बच्चों को लगता है कि भाई वो इश्क है, ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्माद है. अभी मैं बताऊंगा. पानी दो, पानी पानी. अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो. थैंक यू. हाँ, तो कहाँ पे थे हम? उन्माद पे थे शायद, हैं. तो एक्चुअली जब हम फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आते हैं, पहले पहले जब नया नया होता है, जैसे फर्स्ट ईयर में आए, सेकेंड ईयर में आए, मौका लग गया
है नहीं, कि कोई साथी बन गया तो वो कहते नहीं, पहला नशा पहला खुमार, है ना। तो उसमें हम जो है कि गाते हुए चलते हैं, नाचते हुए, हाथ चलाते हुए। तो अगर उन्माद में वातज जो है, उन्माद के लक्षण पढ़ोगे तो वो ये है ना, ये वातज उन्माद है। फिर उसके बाद जो है थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि हमारी लड़ाइयाँ होने लगती हैं, है कि नहीं, रिलेशनशिप में होगा, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। लड़ाई होने के बाद जो है फिर वो गुस्सा आना, मारपीट करना, तो ये सब जो है, हम फ़ोन तोड़ देना, है कि नहीं। पहले तो सस्ते वाले होते हैं, अब आदमी जो है आईफोन लेके सोचता है कि तोड़े या ना तोड़े है कि नहीं। तो ये वाले जो लक्षण हैं, क्रोध आना, इस तरह के लक्षण जो हैं, ये आपको पित्तज उन्माद में मिलेंगे। और फिर एक लास्ट में चीज़ आती है, क्या आती है, ब्रेकअप, है ना। और उसके बाद जो है बेचारा या बेचारी जो भी हैं, वो कोने में बैठ जाते हैं और किसी से कोई बात नहीं करते, किसी से कोई बात नहीं करते कि खाना खाओगे, नहीं, है ना, ऐसी चीज़ें। तो ये जो है, ये किसके हैं, कफज उन्माद के लक्षण हैं। ये लोग, अगर तुम्हें लग रहा हो कि सर ऐसे ही बता रहे हैं, तो उन्माद जो है आज पढ़ना जाके। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि तुम्हें इजी याद हो जाए, मेरा बताने का कुछ मतलब नहीं था कि जैसे संहिता कहते हैं ना कि भाई संहिता पढ़ें कैसे, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, है ना। चलो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि भाई हेल्थ, एक्चुअली हेल्थ है क्या। कि भाई आज हम सब जो है हेल्थ के लिए पागल हुए पड़े हैं कि भाई हमें हेल्थ चाहिए, हेल्थ चाहिए, और हम हेल्थ खरीदना चाहते हैं। कि हमने क्या किया कि 2000, 4000, 5000 के टेस्ट करवाए और हेल्थ खरीदने के लिए चले गए, और हमने सोचा कि हम हेल्थ खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा कहीं होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो बड़े बड़े मतलब पैसे वाले लोग हैं, वो हेल्थ बहुत इजीली, माइकल जैक्सन है ना, आराम से खरीद लेते, मरते नहीं। अभी 50 या 52 में बेचारे चले गए। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ इज द डायनेमिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर चीज़ें सही हैं, मतलब इक्विलिब्रियम यानी बराबर में है, तब आप हेल्दी हैं। जैसे जो मेल होते हैं, मेल ऑल्सो हैव एफएसएच, और फीमेल, वो मेल और फीमेल ऑल्सो हैव टीएसएच, वो टेस्टोस्टेरोन। अगर उनका गड़बड़ हुआ, जैसे गड़बड़ हुआ, अगर मेल में एफएसएच बढ़ गया तो गायनेकोमास्टिया, और अगर टेस्टोस्टेरोन फीमेल में बढ़ गया, पीसीओडी। नॉर्मल समझ में आया ये चीज़। तो हम हेल्थ नहीं खरीद सकते। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि जब वाग्भट महाराज को पढ़ोगे तुम, बहुत अल्टीमेट बुक है, सच बताऊं, अगर उसे पढ़ते हो तो कहते नहीं है कि भाई थोड़ा सा ही पढ़ोगे अच्छे वैद्य बन जाओगे, बहुत इजीली। तो उनमें उन्होंने सबसे पहला लिखा है कि आयुर्वेदे उपदेशेषु विदेह परम आदरा। क्यों लिखा कि भाई आपको वहाँ क्वेश्चनिंग नहीं करनी है। हम क्या करते हैं कि भाई वो जो है उन्होंने लिख रखा है कि 500 वर्ष तक जो है हम जिंदा रहेंगे अगर ये वाला रसायन, और उस पर हम मजाक बनाते हैं। मैंने कई लोगों को जैसे सोशल मीडिया पे इस चीज़ को करते हुए देखा, मैंने उन्हें डांटा भी इस चीज़ के लिए कि भाई आप इस तरह से उसे क्यों पोस्ट कर रहे हो, उसे डिफेम क्यों कर रहे हो। ये जो है ये अलंकृत करने का, किसी भी चीज़ को अलंकृत करने का एक तरीका होता है कि भाई जैसे होता नहीं है, महाराणा प्रताप का घोड़ा था, हवा से बातें करता था। हवा से बातें करने का मतलब यही है कि वो इतना तेज था कि ऐसा लगता था कि हवा के साथ गया, है ना। और ये चीज़ जो है रसायन है, वाजीकरण है, इनमें जो लिखी हुई हैं उसका एक्चुअल जो पीछे का मतलब है वो ये है कि अगर आप इस रसायन का या फिर जो रसायन है इनका अगर सेवन करते हो तो आपका जो डीएनए लेवल है, डीएनए आपका इतना शुद्ध हो जाता है कि वो आपकी नेक्स्ट यानी ऐसे 4 से 5 पीढ़ियों तक सेम डीएनए, जो शुद्ध डीएनए है वो 4 से 5, तो एक लोग की 100, 5 में गया 500 हो गई। कोई डाउट? सही। उसके बाद आता है कि कई चीज़ें बताई गई हैं कि भाई ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वास्थ्य आयुष्य रक्षणम। कोई उठता है सुबह शायद 4:30 बजे, 3 बजे, चलो बहुत बढ़िया। कभी सोचा कि हाँ क्यों बताया कि खाली बैठे हैं सुबह, यार कौन उठता है,
क्यों उठना है, सब अपना सो रहे हैं, मजे ले रहे हैं, हमें उठा के बैठाल दिया। एक्चुअली होता क्या है, इसके पीछे का लॉजिक जो मैंने समझा वो बताता हूँ कि एक्चुअल होता क्या है कि जैसे दिन और रात जो बनाए गए हैं, दिन और रात जो बनाए गए हैं, उनके बनाने के पीछे का लॉजिक ही यही था कि जैसे ही सूर्य की पहली किरण अगर आपके ऊपर मतलब संसार पे पड़ती है, यानी पृथ्वी पे पड़ती है, तो आपकी जो सर्केडियन रिदम यानी हाइपोथैलेमस, छोटा सा एक 4 ग्राम का, शायद 4 ग्राम का ही होगा, 4 ग्राम की चीज़ है हाइपोथैलेमस, उस वो चाहे आप सो रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो जो है इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्ट करता है और आपकी की पूरी मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट कर देता है। कहते नहीं इंजन सुबह सुबह स्टार्ट करना, अगर उससे पहले ही आपने ब्रह्म मुहूर्त यानी उससे पहले उठ के अगर क्लींजिंग कर ली, क्लींजिंग किया, तो क्या होगा कि जो भी आपके जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, यानी क्या कहते हैं जो यूरिन वाला पार्ट है या फिर फीकल मैटर है, तो ये जो पार्ट है जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो जो है हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होने के बाद उसे रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता। सही है। और हुआ क्या, हमने जैसे किसी से पूछो कि भाई आप दिन में सोते हो, तो बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं सोते। आप लोग सोते हो दिन में? नहीं। कितने बजे उठते हो? 9 बजे। हैं? इधर से आवाज आई 9 बजे। अब देखो 9 बजे उठने में आपने क्या क्या किया। 9 बजे उठने से आपने 6 बजे से 3 घंटे तक मल का अवरोध किया, मल का वेग विधारण किया, मूत्र का वेग विधारण किया, और तीसरा दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब यही नहीं है कि आप जो है अगर दोपहर में सो रहे हो तभी वो दिवा स्वप्न है। दिवा स्वप्न आपके 6 बजने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट हो जाते हो, यानी आप एक्टिवेट हो गए, तुरंत आपका जो है दिन स्टार्ट हो गया, दिवा स्वप्न। सही। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, बहुत ईजिली एक शायद तुम लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, यूरिया है अगर 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा अगर किसी जगह पे रुकती है तो वो कन्वर्ट होने लगती है फिर से अमोनिया में, ऐसा पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में। तो ये होता क्या है कि जैसे ही अमोनिया कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है तो वो सीधे ब्लड में हमारे अंदर जाती है, और अमोनिया एक ऐसी गैस है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर रोक ही नहीं पाता, और सीधे जाएगी यहाँ दिमाग में जाएगी और वहाँ पे स्टक हो जाएगी। वहाँ पे स्टक हो गई तो इसीलिए देखो जब मूत्र वेग विधारण के लक्षण पढ़ोगे तो उन्होंने उसमें दिया है सिर शूल। मूत्र का वेग विधारण है उसमें दिया है सिर शूल। ऐसे ही उन्होंने नहीं दिया है कि हाँ वो जो है शिरशूल होता है आपको जो है इस लोकल एरिया में है, कि भाई यहाँ का तो समझ में आता है कि भाई हमने वेग विधारण किया, यहाँ पेन हो रहा है या यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ कैसे सिरशूल क्यों हो रहा है? सिरशूल के पीछे का कारण होता है हमारा ये। सही है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे अगर चिकित्सा करनी है, जैसे मैं हूं अभी स्टार्टिंग कर रहा, तो जितना मुझे समझ में आएगा उतना बताने की कोशिश करूंगा कि अगर चिकित्सा स्टार्ट करनी है आपको तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे मत भागो। अभी भाई सबसे पहले तो ये सोचो कि तुम एक्चुअल लेवल पे कर क्या रहे हो और तुम्हें आगे करना क्या है। जैसे अगर बहुत से लोग होते हैं कि भाई उन्हें जो है स्पाइन डिसऑर्डर्स पे काम करना है, कुछ लोग कहते हैं हमें हृदय पे काम करना है, हार्ट पे काम करना है, कुछ लोग किसी पे कहते हैं, तो उसका सबसे सीधा लॉजिक है, आपको कहीं कुछ ऐसे एग्जैक्ट लिखा हुआ नहीं। अगर कोई कहे कि भाई स्पाइन डिसऑर्डर आयुर्वेदा में कहीं दिए हैं, कहीं दिए हैं? नहीं दिए ना, लेकिन वहाँ पे आपको दिया है कटी पृष्ठ, कटिशूल, पृष्ठशूल, कटिग्रह। तो ये जितने भी वर्ड, जैसे आप संहिताएं जो पढ़ते हो तो उन्हें करो क्या कि भाई संहिता ली और वहाँ पे आपको जहाँ पे भी आपको ये मिलता है, कटिशूल मिल जाए, कटिग्रह मिल जाए, पृष्ठशूल मिल जाए, त्रिक ग्रह मिल जाए, तो उन्हें अंडरलाइन करते रहो, हर जगह अंडरलाइन किया और उसे एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करके एक अपना जो है वो बना लो, और जो भी पेशेंट आपके पास आता है फिर उसमें देखो
कि भाई वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, तब जो है आप एक्चुअल चिकित्सा कर पाओगे। नहीं तो जो है तेल मालिश सभी कर रहे हैं, यहाँ अभी ऋषिकेश में अगर घूमोगे तो ऑयलिंग सभी करते हैं, है कि नहीं? सभी लोग जानते हैं अच्छे से कि भाई आके तेल लगाया और उसके बाद सिकाई कर दी, सबको पता है। लेकिन वो जो कटी शूल है वो वेग विधारण की वजह से है, अभिघातज है, या किसी और वजह से है, वो किस वजह से है उसके पीछे का अगर आप नहीं पकड़ोगे, जैसे अभी अनु सर ने बताया कि भाई सबसे मेन होता है हमारा डायग्नोसिस, कि भाई हमें पकड़ना क्या है। अगर हम उस चीज़ को पकड़ ले गए तो हमें बहुत सारी मतलब इतनी दवाइयों की ज़रूरत है नहीं, बस 2 गोली दी उसी में काम हो जाता है, 24 घंटे में काम होता है। फिर उसके बाद आती है हमारी डाइटरी। ये भी आजकल एक बहुत बड़ा कारण है। ये वेग विधारण वगैरह हो गया, इनसे निकल के आए। फिर हमारी डाइटरी, डाइटरी में क्या है, एक चीज़ फास्ट फूड जो है सभी लोग खाते होंगे, है ना? इन्हें फास्ट फूड क्यों कहते हैं कुछ पता? जल्दी बन जाते हैं, मैगी 2 मिनट में, ऐसा ना, 2 मिनट में तैयार हो जाती है, जबकि उसे बनाओ कम से कम 8 मिनट लगते हैं। मैंने बनाई है 1-2 बार। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी फास्ट फूड होते हैं एक्चुअली उसमें एक क्या कहते हैं क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस मिलाया जाता है, जिसे कहते हैं MSG या फिर एजिनोमोटो। एजिनोमोटो मिलाया जाता है और जब आप उसे खाते हैं, जब आप उसे खाएंगे, एक्चुअल जो अगर फिजियोलॉजी देखोगे तो फिजियोलॉजी में होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब हमारा पेट भर जाता है तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है लेप्टिन, लेप्टिन करके। तो वो क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल देता है और यहाँ से सिग्नल आता है कि बस भाई हमारा हो गया, अब मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। ये क्या करता है, एजिनोमोटो जो है उस लेप्टिन के लेवल को कम कर देता है। तो वो जो है हमारे ब्रेन को पता नहीं चलता है, एक तो हमने ये गटर भर लिया है ना, गटर ही है, कुछ भी डालो उसमें आजकल, तो ये तो भर लिया है। उसके बाद हमें भूख नहीं लग रही, फिर हम गए घर, हमने और जो पहले नहीं खाया था वो तो सड़ ही रहा है, उसके बाद दूसरा जो है और सड़ने लगा। सही, तो ये कारण हो गए। बहुत पसीना आ रहा है यार, थोड़ी गर्मी है। तो ये सब चीजें हैं, इनसे हमें कैसे निकलना है, कैसे कैसे हमें समझना है। और विरुद्ध आहार आजकल की बहुत बड़ी दिक्कत है, जो हमारी संहिताओं में आजकल हमें देखना क्या कि विरुद्ध आहार हमें इस समय कौन सा सबसे ज़्यादा मिल रहा है। अब वो कहो कि वो रेड़ की लकड़ी में कुक्कुट का मांस भून के कोई खा रहा है, नहीं खा रहा ना, तो वो तो हटा दो। जो आजकल के सिनेरियो में जो विरुद्ध आहार चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो है शेक, सबसे ज़्यादा अगर खराब है। विटिलिगो के मोस्ट ऑफ द पेशेंट अगर देखोगे, विटिलिगो वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे ये वाले। उनमें सबसे पहले पूछना है कि भाई बनाना शेक तो नहीं पीता है, या फिर कोई भी ऐसा शेक। सिर्फ भाव प्रकाश महाराज ने एक शेक बताया कि आम के साथ दूध को सेवन कर सकते हैं, उसके अलावा किसी चीज के लिए कहा ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमें इनसे रूल आउट करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमें इन्हें साइड में रख के सोचना कहाँ पे है ना। उसके बाद जैसे एलोपैथी है, अच्छी है, अपनी जगह अच्छी है, हम अपनी जगह अच्छे हैं, है कि नहीं। हम अपने आप में बेस्ट हैं, वो अपने आप में, है कि नहीं। लेकिन उनके साथ जो है वो क्या करते हैं, वो फिजियोलॉजी के साथ खेलते हैं। कोई पैथोलॉजी हुई और वो फिजियोलॉजी को ब्लॉक कर देंगे। वो क्या करेंगे, भाई क्या हुआ, दर्द हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकल रहे हैं, उन्होंने क्या किया, कॉक्स ब्लॉक कर दिया। सही है, पैथोलॉजी चल रही है लेकिन हमें फील नहीं हो रहा है। अब जैसे क्या होता है, पेट में दर्द हो रहा है, पेंटॉप, पेट में मरोड़ हो रही है, पेंटॉप, पेट में ऐंठन हो रही है, पेंटॉप, पेट में गैस बन रही है, पेंटॉप, फिर उसके बाद उबकाई सी आ रही है, पेंटॉप डी, है ना। तो ये है उनका। लेकिन हमारे पास अभिवत्तिकर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, अजबोधादि चूर्ण, है ना, शिवछार पाचन चूर्ण, हिंगू वचातर। तो उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है हमारे साथ कि भाई इस लेवल पे हमें कोई बताने वाला नहीं है कि भाई हम हाउ टू सिलेक्ट द ड्रग। दिक्कत यही तो है हमारी, नहीं तो हम भी तो कम थोड़े ना है, हम भी तो अच्छे ही वैद्य हैं, है ना।
नहीं, आप लोग भी अच्छे ही वैद हैं, ऐसा नहीं, ताली बजा सकते हैं आप लोग भी। जैसे फिर उसके बाद जो चीजें नहीं बताई गई हैं उनके बारे में हमें क्या करना। जैसे रस विमानी अध्याय पढ़ा होगा आपने। रस विमानी उसमें 3 चीजें मना करी गई हैं, लवण, क्षार और पिपली। तो पिपली तो खैर ज्यादा कोई नहीं खाता, लेकिन पिपली बहुत अच्छी चीज है। अगर मतलब कहते नहीं वो नेचुरल स्टेरॉइड है, अगर कहीं आप जहाँ रिजल्ट आपको बहुत तेज चाहिए आप वहाँ पे पिपली मिला सकते हो, वहाँ पे कंटकारी मिला सकते हो। ये 2 ड्रग अल्टीमेट ड्रग हैं। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि कुछ स्लो हो रहा है, तुरंत आप जो है पिपली और कंटकारी को ऐड करो। अगर विद इन 24 आवर आपको रिजल्ट ना मिला तो मुझसे कहना, मेरा नंबर होगा तो मुझे बता सकते हो। सही है। तो ये चीज़ तो आजकल हम क्या है, प्रिजर्वेटिव्स है ना, प्रिजर्व्ड फूड बहुत खाते हैं। तो उसमें क्या है, वो एक्सेसिव सॉल्ट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और हम खाए जा रहे हैं। तो उसकी वजह से आजकल देखो आप बहुत ज़्यादा जो है कैसी स्किन डिजीजेस बहुत मिलती हैं। उसमें जो है गंजे है ना, उसके जो है लक्षण पढ़ोगे तो उसमें क्या है, ये प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं, क्षार हैं, लवण क्या है, तो ये क्या है उसमें शांडे। इनफर्टिलिटी के केस आजकल इतने ज़्यादा हैं कि आप वो कहते नहीं है कि उनसे जो ठीक नहीं हो रहे हैं, अगर वो इतने ही हम जैसे हमारे पास आ जाएं तो उनसे ज़्यादा हम कमा लेंगे। आंधम बच्चों को देखा आपने, बच्चे अभी 10 साल के हुए हैं, 2.5 1.5 इतना इतना नंबर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? तो उसके लिए सिंपल सा एक लॉजिक है। जैसे मुझे जो लगता है कि भाई आपके ब्लड में लवण की मात्रा बढ़ गई है, सिंपल। अब अगर ब्लड में लवण की मात्रा बढ़ गई है तो उसके लिए हमें करना क्या है? चिकित्सा का एक ही सिद्धांत होता है, या तो भाई कम को ज्यादा कर दो या ज्यादा को कम कर दो। तो हमें करना क्या है कि भाई कोई ऐसे ड्रग्स ढूंढने हैं जिसमें लवण ना हो। सिंपल, इजी है ना। तो वो कौन सी ड्रग है, कोई बताएगा? हरीत की वन ऑफ द बेस्ट ड्रग, पथ्या कहा गया उसे। उसमें आमलकी। 2 ड्रग जो है आप चलाते रहो किसी भी पेशेंट को, सिर्फ 2 ड्रग। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जितना हम लोग तो जैसे वो है ना बंद बुद्धि वाले हैं। अभी तो हम लोग तो बंद बुद्धि वाले हैं, अभी तो हम लोग मंद बुद्धि पे नहीं पहुंचे। उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े वैद्य जो है उनका तो ज्ञान खैर भंडार है वो लोग। हम लोग तो अभी इनिशियल लेवल पे हैं। तो हमें बस अभी छोटे से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। क्लियर? हाँ, दूसरी चीज, जैसे हमारे जो आचार्य हैं उनका विजन बहुत क्लियर था। अभी एक रिसर्च आई थी तो मैं ऐसे पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि बॉडी के अंदर जब सल्फर होता है, सल्फर जब कम होने लगता है तो आपको स्किन डिजीजेस स्टार्ट होती हैं। सल्फर तो उन्होंने उसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या बताई? गंधक। सल्फर ही तो होता है वो गंधक। उन्होंने कहा भाई उसे शुद्ध करो, यूज करो, सल्फर बढ़ जाएगा, स्किन डिजीज चली जाएगी। गंगा में नहाने का मतलब क्या है? पाप धुलने का, कि जो हमने सल्फर कम करी है उसे वहां से एब्जॉर्ब कर लो, आराम से ठीक हो गया। बहुत भाई गंदा है। अब आते हैं मेन बात पे कि भाई एक सोचना कैसे है कि हमें कोई चिकित्सा अगर स्टार्ट करनी है तो हमें करनी कैसे है। अरे यार ये थोड़ी सी मेरे साथ दिक्कत है, जब ज्यादा बोलता हूं तो ये दिक्कत आती है। जैसे पीसीओडी के बारे में सुना आपने? सबने सुना होगा। उसकी अलग अलग चिकित्सा हैं, सब कुछ है। लेकिन पीसीओडी अगर कहा जाए तो कहाँ की व्याधि कहेंगे उसे हम? आर्तव दुष्टि कह सकते हैं ना? कह सकते हैं ना? हाँ ठीक, चलो अब पीछे से आ गया है तो मतलब कह सकते हैं। पहले मुझे लग रहा था पता नहीं कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो अब हमें करना क्या है
कि भाई इसके पीछे का लॉजिक देखना है कि आर्तव जो है क्या। स्तन्य और आर्तव ये किसकी उपधातु हैं? रस की। यानी अगर हमारा रस अच्छा है तो हमारी ये दोनों चीजें नॉर्मली अच्छी हो जाएंगी। एक सिंपल लॉजिक। तो रस वह स्रोतस दुष्टि की जो चिकित्सा बताई गई उसे आप जो बताई गई है सिर्फ उसे कर दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज आर्तव क्या होता है? आग्नेय। आग्नेय तो होता है हाँ, और जो भी आग्नेय चीजें हैं यानी पित्तवर्धक चीजें हैं उनमें आपको क्या कराना है? विरेचन। ये हो गया। उसके बाद आते हैं मेडिकेशन पे कि भाई मेडिकेशन में हम क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे। तो भाई रस को ठीक करने वाली जितनी भी, जैसे रसपाचक आती है, रसपाचक अभी सर ने शायद थोड़ी देर पहले ही बताई है। रसपाचक वन ऑफ द बेस्ट ड्रग है अगर आप यूज़ करते हो। तो ऐसा नहीं कि वो विषम ज्वर में ही हमें यूज़ करनी कि अगर वहाँ लिखी है कि चरक चिकित्सा 3 का 200 शायद 200वां श्लोक होगा सर, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जो है, तो कहीं पे भी जैसे जितने भी पाचक हैं वो आप ऐसा मत सोचो कि भाई हमें विषम ज्वर में ही यूज़ करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये रस दुष्टि है तो रसपाचक, अगर रक्त दुष्टि है तो रक्तपाचक, है ना। तो जहाँ जहाँ आपको लगता जाए कि भाई ये इस स्रोतस की दुष्टि है, उस पाचक को उठा के वहाँ पर यूज़ कर लो, चल जाएगा। और उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा है, मैंने यूज़ करा है काफ़ी बार और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आप लोग ट्राई करना, हो सकता है कि आपको भी मिले। एरंड भ्रष्ट हरित की सुनी आपने? एरंड भ्रष्ट हरित की लेनी है 100 ग्राम, 100 ग्राम जो है क्या करना है आपको, एरंड भ्रष्ट हरित की लेनी है और उसमें 20 ग्राम, रेशियो थोड़ा सा देख लेना, बिल्कुल ऐसे मिलाना है। 20 ग्राम मिलानी है आपको शुंठी, और उस पेशेंट को लगभग आप 1 मंथ के लिए स्टार्ट कर दो। 1 मंथ में ही आपको मतलब मिराकुलस रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है। बाकी ये तो एक चीज़ हो गई, बाकी उसके बाद आप थोड़ा सा उसे पढ़ो, जैसे मैंने बताया वो थोड़ा सा दिमाग और बढ़ाओ और वहाँ पे आपको ये चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। हाँ, और उसके बाद आजकल एक दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को आ रही है। आजकल 40s में या 42 में मेनोपॉज वाली दिक्कतें आने लगी हैं, जबकि हमारे आचार्यों ने बताया कि 50 या 55, वैसे तो 55 के आसपास हैं। एक पेशेंट थे हमारे, तो उनका जैसे जिसे कहते हैं ना अर्ली मेनोपॉज जैसी दिक्कत। तो इस पे मैंने सोचा, फिर एक ड्रग आती है, आपने सुना होगा, लोकनाथ रस। आप अगर उसे यूज़ करते हो तो उसका एक चीज़ जो मैंने देखी है, अगर उसे नेचुरली हुआ है, अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे हम लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, वैद्य हैं कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी जो है आएंगी तो स्त्रियाँ ही, और स्त्रियों का काम ही है कंफ्यूज करना, है ना। तो वो करते क्या हैं कि भाई हैं वो 52 साल की और बता रही हैं 42 साल की। दिक्कत ये आती है। तो अब 42 साल में जब उन्हें मेनोपॉज हो गया, तो मैं भी चक्कर में कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर उन्हें जो है लोकनाथ रक्स आता है, तो वो जो है मैंने दिया और उसकी जो है मेंसेस वापस नहीं आई। तो यानी उम्र ज़्यादा है ना। लेकिन अगर वो अर्ली मेनोपॉज की वजह से किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन या कोई मतलब ऐसी कंडीशन की वजह से, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से अगर किसी पेशेंट को ऐसी दिक्कत हो रही है, तो अगर आप उसमें देते हैं ये, तो ये जो है दिक्कत बहुत जल्दी मतलब नेक्स्ट साइकिल में ही ये बहुत आराम से ठीक हो जाती है और उसकी जो है मेंसेस प्रॉपर हो जाती है। आप 2 से 3 महीने आप चलाएंगे अगर, तो 2 से 3 महीने में ही प्रॉपर उसकी मेंसेस हो सकती हैं। और अगर 42 साल की वो एक्चुअल में है तो वो 50s तक खींच के लेके जाएगी। अब आते हैं, क्या बहुत ज़्यादा अच्छा, हाँ, नहीं मैं ज़्यादा खैर समय नहीं लूँगा, सर बैठे हुए हैं, है ना, तो बस 10 मिनट सर बस। तो अब जैसे हाँ, एक और चीज़ कि भाई आपको थिंक कहाँ पे करना है, जैसे डायबिटीज़, सबने सुन रखा है डायबिटीज़।
अब उसमें होता क्या है कि डायबिटीज़ को हम लोग सब प्रमेह सब जानते हैं, प्रमेह है प्रमेह है प्रमेह है, ठीक। लेकिन कभी अगर कुष्ठ चिकित्सा में जाना, कुष्ठ की चिकित्सा में जाना और वहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है कि जो कुष्ठ के व्रण होते हैं वो शीघ्र उत्पत्ति चिरात स्थिति, ये सेम कंडीशन आपको कहाँ मिलती है? डायबिटीज में, कि अगर कुछ भी टच हुआ तुरंत जो है वहाँ व्रण बन जाएगा और वो जो है लंबे टाइम तक रहता है। हम क्या कर रहे हैं? उसे OHD यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स खिला रहे हैं, है नहीं? खाए रहो बेटा खाए रहो। अब कोई भी चीज़ अगर आप खिलाते हैं उसे, तो हमारे में रक्तगत शर्करा का तो कोई वर्णन है नहीं, नॉर्मल सी। अब आपने जो खिलाई उसने यहाँ से जो निकला ब्लड उसमें तो नहीं दिखा रहा, लेकिन वो ग्लूकोज गया कहाँ? कहीं तो डिपॉजिट करा होगा। हमारी आर्टरीज जो वेसल्स हैं उनमें सब में किनारे किनारे चिपकाता रहता, धीरे धीरे चिपकाते चिपकाते वो क्या करता, उनकी हार्डनिंग होने लगती है, उनका पैसेज नैरो होने। फिर थोड़े दिनों बाद जब आप डायबिटिक जो है क्या कहते हैं लेते रहते हैं, थोड़े दिनों में आपको हाइपरटेंशन हो जाती है और हाइपरटेंशन के बाद थोड़े दिनों में ही आपको कोलेस्ट्रॉल ये सब हो जाता है। तो ये फ्री में मिलता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, है ना। तो जैसे कोई डायबिटिक का पेशेंट आ रहा है तो उसे डायबिटिक की तरह नहीं, उसे देखो कि भाई उसमें एक्चुअल में क्या है। जो डायबिटिक फुट है जहाँ पे व्रण सही नहीं हो रहे हैं तो वो प्रमेह नहीं है, वो क्या है? कुष्ठ की तरह उसे ट्रीट करो। कुष्ठ में जैसे वचा है, हरिद्रा है, मुश्ता है, यानी जो भी क्लेद शोषक जितनी भी दवाइयाँ हैं, वचा, हरिद्रा, मुश्ता, सही है, और उसके बाद भृंगराज, तो ये सब दवाइयाँ अगर आप इन जो मैंने इतनी 5 बताई हैं अगर यही सिर्फ दे दोगे तो इनमें ही काम हो जाएगा। एक पेशेंट आया था, उसे 2.5 साल से 2 से 2.5 साल हो गया, उसका व्रण नहीं भर रहा था। तो जैसे मैंने फिर ये जो जब पढ़ा तो फिर उसके बाद से फिर मैंने इन पेशेंटों पे कुष्ठ की चिकित्सा को जो है ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट किया। तो आज इतने सारे पेशेंट हैं कि जो सिर्फ उस दवाई से ही ठीक हो चुके हैं, सही है। एक आता तालकेश्वर रस, सुना होगा आपने, उसे नाग केसर चूर्ण के साथ में, नाग केसर आता है, नाग केसर चूर्ण, या फिर अगर नाग केसर नहीं मिल रहा तो नागर मूथा के चूर्ण के साथ उसमें जो है आपको क्या मिलाना है? तालकेश्वर रस मिलाना है। सिंपल रेमेडी है और किसी भी डायबिटिक फुट वाले यानी जो डायबिटिक वुंड होते हैं उन वाले पेशेंट में आप इजीली थोड़े दिन के लिए चला दो और विदिन 15 और 1 मंथ 100% वो जो है पेशेंट ठीक होता है, सही। और ये दिक्कतें हमारे साथ हैं क्या कि हम जब पढ़ते हैं तो हम कुछ पढ़ते ही नहीं, एक्चुअली कुछ नहीं पढ़ते हैं। जैसे अम्लपित्त जानते होगे ना सब। अम्लपित्त में अगर कोई पूछेगा हाइपर एसिडिटी, हमें बहुत डकारें आ रही, लेकिन अगर उसे पढ़ोगे ना तो उसका सबसे पहला लक्षण क्या है? इनडाइजेशन। दूसरा है क्लम। आज तक कभी तुमने पूछा है कि तुम्हें थकान लगती? पेशेंट हमारे पास आता है कि हमें डॉक्टर साहब कुछ मेहनत करते नहीं है लेकिन हमें थकान लगती रहती है, तो ये क्या है? क्लम। इनडाइजेशन पहला यानी क्या कहते हैं अविपाक। और उसके बाद दूसरा लक्षण है क्लम। हमने आज तक किसी ने, जैसे क्लम का पेशेंट आया उसे ले मल्टीविटामिन, ले रसायन और ये फलाना ढिमाका चेप दिया, वो कभी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि वो अम्लपित्त का पेशेंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कभी आपने सोचा कि भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस में अम्लपित्त वाले पेशेंट में, उन पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं उनमें आप स्पेशली देखना, ये चीज़ आपको 100% मिलेगी। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जो अम्लपित्त है तो उसमें क्या होता है, जो बॉडी का पीएच होता है, बॉडी का पीएच जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने की वजह से एक एंजाइम होता है हमारे शरीर में जिसका नाम होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो एक अपने पर्टिकुलर पीएच पे ही काम कर सकता है, जिसकी वजह से फिर वो ऑस्टियोब्लास्ट बना के जो है बोन का फॉर्मेशन करता है। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे ये अम्लपित्त वाली दिक्कत रहेगी, अगर रेगुलर बेसिस पे, तो वो जो है एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा और आपको धीरे धीरे जो है क्या होगा, ये हड्डियां जो हैं वो घिसने लगेंगी और धीरे धीरे, और आप क्या करोगे? आ जाओ तुम्हारी जानू वस्ती कर देते हैं, है ना, जानू वस्ती, है ना। तो ये सब चलता रहता है।
क्या हो गया? अरे रुक जा भाई, 2 मिनट का काम है यार, बस एक। चलो यार भाई, सॉरी यार, सर वेट कर रहे हैं। मेरा लगभग हो ही गया। हाँ चलो, एक लास्ट बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर सच में मतलब अभी कुछ नहीं आता आप लोगों को, तो सिंपल सी एक चीज़ करो। जो चरक महाराज ने 50 महाकषाय बताए हैं, और वाग्भट महाराज ने 15वें चैप्टर में जो 37 गण बताए हैं, उन्हें उठा के ले लो और उनको पढ़ लो। उन्हें पढ़ लो कि जैसे कोई लीवर की डिजीज़ आई, लीवर की डिजीज़ आई तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? कहीं तो यकृत क्या कहते हैं, यकृत पीलिहारी महाकषाय तो आया नहीं है। उसके लिए यूज़ क्या करना है? वर्ण्यादि कषाय सुना है? वर्ण्यादि कषाय, वर्ण्यादि कषाय तो सुना होगा, वर्ण महाकषाय। उसमें क्या है, उसकी जब ड्रग पढ़ोगे तो उन पे जो रिसर्च हुई थी, तो वो क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस होता है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो। अगर आप उस ड्रग को 7 भावना देके, मतलब उसी की क्वाथ की 7 भावना देके अगर यूज़ करोगे, तो लीवर का कोई भी डिसऑर्डर हो बहुत अच्छे से जाता है, ठीक है। बाकी मूत्र विरंजनी है, जो भी हैं, पटोल, जैसे पटोल आदि कषाय है। पटोल आदि कषाय में पढ़ोगे कि भाई पटोल है, मुश्ता है, कटुक रोहिणी है, तो ये सब चीज़ें हैं। इनमें क्या है, इनमें बस एक लास्ट बता रहा हूँ कि उनका अगर वो देखोगे कि कफ, मेद, और उसके बाद कफ पे, मेद पे, कुष्ठ पे, इन पे सब, और लास्ट में कामलाम यानी कामला। कामला का मतलब क्या हुआ भाई? लीवर डिसऑर्डर है, यानी कफ। कफ जो है अगर लीवर पे आया यानी हिपैटोमेगैली, अगर पित्त लीवर पे आया हेपेटाइटिस। तो अगर आपको हेपेटाइटिस की दिक्कत है या फिर हिपैटोमेगैली की दिक्कत है, तो बेस्ट ड्रग है। हम सब क्या करते हैं, फल त्रिकादि को नॉर्मली चला रहे हैं, पटोल आदि को जो है चला के देखना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलो खैर, कभी अब और मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सुना। आ जाओ सही। Thank you so much, sir. I would now request Dr. Ashutosh to please come on the stage and honor sir with the token of appreciation. I request Dr. Harjeet to come on the stage and appreciate sir with the token of appreciation. Thank you so much, sir. Sir have very rightly explained many details about how to correlate certain topics. I still remember last year when I joined this department of Kaya Chikitsa, I got to know that sir will be my senior. And then it was like, senior pata nahi gyan denge, nahi denge. But in this period of 1 year, I realized I got to know so many better and new concepts from sir, which I had not even learned in my 10 years of UG and PG duration. So definitely sir himself is like epitome of knowledge, and we were very lucky to hear from him today. Thank you so much, Dr. Ajit sir.